नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। आज संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। 15 दिनों के सत्र में संसद ने न सिर्फ बहस की बल्कि कई बड़े फैसले लिए, बड़े विधेयक और देश की दिशा बदलने वाली नीतियां भी पारित की। लोकसभा सचिवालय के आंकड़े बताते हैं कि इस सत्र में लोकसभा की जो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी रही वो करीब 111% रही और राज्यसभा की उत्पादकता 121% रही, यानी तय समय से ज्यादा काम हुआ है। एजेंडा आगे बढ़ा और एक तरह से हमने देखा कि ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। अगर उत्पादकता के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो संसद ने ग्रामीण रोजगार से लेकर ऊर्जा, बीमा सेक्टर से लेकर वित्तीय सुधार तक कई ऐसे बातें की जिनका प्रभाव सीधे हम सभी के घर की आमदनी, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। ये सब तब हुआ जब सत्र के दौरान हमने तमाम गतिरोध भी देखा और तीखी राजनीतिक असहमति भी देखने को मिली है। इस सत्र में वीबी रामजी बिल ने पारंपरिक मनरेगा मॉडल को विकसित भारत के नए रोजगार अधिकार की तरफ मोड़ा। शांति बिल ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेश के दरवाजे खोले और बीमा कानून में 100% एफडीआई से दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान भारत की ओर खिंचा है। तमाम गतिरोध के बीच ये फैसले लिए गए और इसी वजह से आज हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि ये जो तमाम फैसले हुए हैं और जो शीतकालीन सत्र हमने संसद का इस बार देखा है वो संसद तक ही सीमित क्यों नहीं है बल्कि जनता की जिंदगी, रोजगार और भविष्य से किस तरह से जुड़ा हुआ है। सरकार ने जैसा कि दावा किया कि ये विधेयक विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाले कदम है, जबकि विपक्ष ने तमाम सवाल भी उठाए। हम जानेंगे कि जो चर्चा हुई है उससे क्या बातें सामने निकल कर आई हैं और आज हम इसी सत्र की उपलब्धियां, प्रभाव, लोकतांत्रिक महत्व और जो ग्राउंड इंपैक्ट है उस पर भी चर्चा करेंगे। और एक तरह से जो 3 खास मेहमान हैं उनके जरिए हम इस सत्र को लेकर कुछ और जो पहलू हैं उन पर भी विचार विमर्श करेंगे। हमारे साथ लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दामोदर जी आपका। शुक्रिया आपका संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। सुमित्रा बाल्मीक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राज्यसभा की सांसद हैं। सुमित्रा जी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष झा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और नेशनल ब्यूरो चीफ हैं दैनिक जागरण के। बहुत बहुत स्वागत आपका भी आशुतोष जी और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरह से दामोदर जी, जो मैं समझूं और जो मैंने अभी आंकड़े बताए भी हैं कि 111% लोकसभा की उत्पादकता, 121% राज्यसभा की उत्पादकता रही और हमने बहुत सारी जो विधेयक हैं वो पास होते देखे, जो गतिरोध था वो भी बना रहा। एक तरह से कैसा मान रहे हैं आप इस पूरे शीतकालीन सत्र को? डिसाइसिव देख रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, आप कैसे इसका विश्लेषण कर रहे हैं? संसद का शीतकालीन सत्र उम्मीद से बेहतर रहा, परफॉर्मेंस भी अच्छी रही और ऐसे नीतिगत निर्णय हुए जो आने वाले समय में विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेंगे। बिल्कुल, तो विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रहे हैं। सुमित्रा जी, आप कैसे देख रही हैं उस पूरे सत्र को? हम जान रहे हैं कि जो सत्र था बैठकें कम थी लेकिन जो विधायी एजेंडा था वो भी काफ़ी बड़ा था। पूरे सत्र की उत्पादकता के हिसाब से हम देखें तो तमाम आंकड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, संकेत अच्छे हैं। आपकी नज़र में ये सत्र कैसा रहा है? इस सत्र में जितना हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे थे वो बहुत ही ज़रूरी थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो सत्र है इसके बाद हमारा दूसरा नया वर्ष चालू हो जाएगा, तो काम बहुत ज़्यादा थे और उनको तय समय में निपटाना भी था। इसलिए जो अभी मैं आंकड़े देख रही थी कि 121 के आसपास, तो मानकर चलिए कि काम अच्छा हुआ है इस बार। और हमारे जो निर्णय आए हैं, जो हमारी राज्यसभा में जो निर्णय लिए गए हैं, जितने विधेयक आए हैं और जितने बिल आए हैं उन पर काम हुआ है, बहस भी हुई है और सार्थक चर्चा होने के बाद में बिल पारित भी हुए हैं। तो ये मानकर चलिए कि जो पब्लिक के काम थे वो रुकने नहीं चाहिए और ये काम पब्लिक के हित में होते रहना चाहिए। ठीक है, आशुतोष जी, आप इस प्रोडक्टिविटी को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो दोनों सांसदों ने बात कही कि उत्पादकता अच्छी रही, ये तो डेटा में है। बहुत सारे बिल पास हुए। जो सबसे बड़ी बात मुझे इस बार लगी, पिछले 2-3 साल के आप कई सेशंस को देख लेंगे तो वो है कि विपक्ष के भी एटीट्यूड में थोड़ा सा बदलाव आया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई नहीं, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव कम से कम जनता के सामने दिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि दिखना पड़ेगा तक ही वो सीमित रहे,
क्योंकि कई जगहों पर जहां वो और पॉजिटिव तरीके से चर्चा में भाग ले सकते थे, जिम्मेदार तरीके से, बिल के सिर्फ इश्यूज़ पे, मेरिट पे चर्चा होती तो वो और ज़्यादा अच्छा होता। एक एक्सपेक्टेशन मुझे और था एज ए जर्नलिस्ट, जो मैं देख रहा हूँ 2.5 दशक से करीब संसद को, तो वो ये है कि भाई हर बार ऐसा तो कई बार होता रहा है कि चलो संसद के कामकाज खत्म हो गया तो पहले ही खत्म कर लो। ये एक ऐसा मौका था जहाँ पर कुछ बिल पे और ज़्यादा गहन चर्चा होती, इसके लिए समय बढ़ाने की भी डिमांड अपोजिशन से आती और सरकार मानती। ये मुझे ठीक है, लेकिन ये संसदीय व्यवस्था जैसी है उसमें जैसी चली, मुझे लगता है कि ये अच्छा सेशन रहा पिछले 3-4 साल में। ठीक है। और अगर थोड़ा सा और विधायी कामकाज की ही डिटेल में अगर बात करें दामोदर जी, तो हम जानते हैं कि संसद की जो भूमिका है, असली भूमिका कानून बनाना है, जनता से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेना है। इस सत्र में अगर हम खास तौर से देखें तो ग्रामीण रोजगार के लिए वीबी जी राम जी बिल पेश हुआ, पारित हुआ, जिसे सरकार कह रही है कि मनरेगा का अपग्रेडेड वर्जन है ये। और एक तरह से कहीं ना कहीं जब हम विकसित भारत के विजन को लेकर बात कर रहे हैं तो ग्रामीण जो जनता है कहीं ना कहीं उसे और ज़्यादा मजबूती हमें देनी है। ग्रामीण भारत के लिए ये कितना एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल आप इसे मान रहे हैं? किस तरह से इस बिल को, इस विधेयक को पास होते देखने को, इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? विकसित भारत जी राम जी बिल महानरेगा में गरीब कल्याण और श्रमिक हित का एक क्रांतिकारी सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बिल है। मुझे खुशी होती कि विपक्ष इस बिल के मुद्दों पर, बाइलॉज पर चर्चा करते। विपक्ष ने पूरे बिल का चर्चा का केंद्र बिंदु बना दिया जी राम जी को। मुझे ये समझ नहीं आती कि जिस बिल में पिछले बिल की तुलना में 125% यानी 100 दिन की जगह 125 दिन काम की गारंटी है, जिस बिल में किसानों के पीक सीजन में 2 महीने जब श्रमिक नहीं मिलते उस समय छूट का प्रावधान है, जिस बिल में 100% पेमेंट डीबीटी से होता आ रहा है, उस बिल के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह केवल विपक्ष ने नाम पर चर्चा करके थोती राजनीति की। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इंडी अलायंस के हमारे मित्रों को राम जी से इतनी चिढ़ क्यों है। जब भी राम जी का नाम आता है और उनको तकलीफ़ होना शुरू होता है। मैं याद दिला रहा हूँ, श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के समय भी ये वही लोग हैं जो काले कपड़े पहनकर सदन में आए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया था कि राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। और ये जिस गांधी जी की बात करते हैं, इस बिल के अंदर 2009 तक गांधी जी नहीं थे। इनको गांधी जी की याद आई 2009 में जब ये तकलीफ़ में आए। गांधी जी ने राम को जिया है, गांधी जी के मन में राम बसता था। पूज्य बापू ने राम राज्य की कल्पना की है और यहाँ तक कि पूज्य बापू ने अपने अंतिम समय भी हे राम का उच्चारण किया है। ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे महापुरुष के बारे में यदि बिल का नाम आता है, जो कि एक इत्तेफाक है क्योंकि स्पेलिंग से नाम अपने आप आया है, तो इसमें इतनी आपत्ति करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बिल है बेशक विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है और हमारे गरीब और आखिरी पंक्ति के विकास में जो लोग खड़े हैं उनकी आर्थिक हालत को मजबूत करेगा और उनको 125% रोजगार की गारंटी देगा। मैं इस बिल के पास होने पर अपनी संतोष और प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। सुमित्रा जी, सरकार इस बिल को लेकर कह रही है कि फोकस अब सिर्फ मजदूरी नहीं है, एसेट क्रिएशन और एक तरह से स्किल लिंक्ड लाइवलीहुड पर जोर है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कुछ शंकाएं थी। आप इस बिल के पास होने को किस तरह से देख रही हैं? एक तरह से जब राज्यों की जो भूमिका की हम बात करें, उस पर भी इस बिल की सफलता या इम्प्लीमेंटेशन कितना निर्भर करेगा? देखिए, जैसा कि अभी माननीय अग्रवाल जी ने कहा, पहले जब हम देखते थे ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो मनरेगा के मज़दूरों के नाम पर एक तरह से बाहुबलियों का प्रयोजन रहता था,
वो उनके नाम के जो पैसे थे मज़दूरों के नाम से निकाल कर अपनी जेबों में रख लेते थे। और इसका बड़ा अध्ययन हुआ है, ये एक दिन में ऐसा काम नहीं हुआ है, इसका अध्ययन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने किया है। आप देखेंगे कि विकसित भारत जी राम जी को क्यों हमने और हमारी सरकार ने इस नाम को प्रथम श्रेणी में रखा है। इसका पहला उद्देश्य ये है कि ग्रामीण में रहने वाले जो वास्तव में मज़दूर हैं उन्हें मजदूरी मिलना चाहिए, और जो मजदूरी के अलावा भी कुछ करना चाहते हैं, ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं और खेती के कोई और भी काम करने चाहते हैं, बिल्डिंग के कोई काम करने चाहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी की विश्वकर्मा योजना है, इसके अंतर्गत भी यदि कोई और भी वो अपने काम करना चाहते हैं तो जो हमारी विकसित भारत जी राम जी योजना है ये उनको सुदृढ़ करेगी, मजबूत करेगी। और आज की परिस्थितियों में इसकी बहुत ज़रूरी आवश्यकता थी। जो पुरानी परिस्थितियाँ थी उनमें बदलाव होना आज की परिस्थिति में बहुत ज़रूरी था। सरकार का सादर मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा कुशल निर्णय लिया है कि एक पंक्ति उन आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने का अवसर दिया है। ठीक है आशुतोष जी, आप कितना ग्रामीण भारत के लिए इसे ज़रूरी समझ रहे हैं, और जैसा भी सुमित्रा जी कह रही हैं कि बहुत सोच समझ कर लाया गया ये बिल है। हालांकि हमने देखा, जैसे मैंने कहा कि तमाम शंकाएं, तमाम सवाल इसे लेकर भी उठाए गए, तो आप इससे कितना बड़ा कदम मान रहे हैं? नहीं, ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे वो तो डिमांड थे, सही मायने में कहें, क्योंकि 2005 में जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ था उसके नेक्स्ट ईयर से ही ये लगातार शिकायतें आ रही थी। मैं बहुत करीब से बिल जिस समय ये बन रहा था मैं तब से देख रहा था इसे। नेक्स्ट ईयर से ही ये शिकायतें आनी शुरू हो गई थी कि बहुत बड़े लेवल पे करप्शन है। आपने जो अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात कही, देखिए किसी भी योजना का, और नाम चाहे कोई भी हो, किसी भी योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से होता है सफलता सिर्फ उसी पर डिपेंड करती है। ये बिल चूँकि निचले लेवल तक था, ऐसे लोगों तक को ये बिल प्रभावित करने वाला है जिसकी आवाज़ बहुत सुनी नहीं जाती है नीचे लेवल पे। तो जाहिर तौर पे इम्प्लीमेंटेशन मजबूत करने के लिए वो मुझे लगता है कि इसमें कुछ, हालांकि देखिए कोई भी बिल चाहे केंद्र से जो भी शुरुआत होती है, इम्प्लीमेंटेशन तो राज्यों को ही करना है। और राज्य हमेशा इस वाले मामले में भी कई बार क्या होता है कि भेदभाव करते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं इसका क्रेडिट किसी और को तो नहीं जा रहा है। आज के दिन विपक्ष यही आरोप लगा रहा है बीजेपी पे कि ये हमारे क्रेडिट में था और बीजेपी ने अब पूरी तरीके से अपने क्रेडिट में। ये एक पॉलिटिक्स है, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अपोजिशन को सचमुच लगता है कि ये बदलाव लाने के लिए था तो ज़मीन तक इसको, जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उनको भी बहुत तरीके से लगना पड़ेगा इसमें। और ऑडिट सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे याद है कि नेक्स्ट ईयर जिस दिन 2006 में ही डिमांड आई थी कि इसका CAG से ऑडिट होना चाहिए, और कुछ ऑफिसर्स ने इसका विरोध किया था। क्यों? मुझे शब्द याद हैं कि उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, अगर उसमें पत्थर मारेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर पड़ेंगे। यानी वो मान रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत खामी है। धीरे धीरे सुधार हुआ। इस बार और सुधार लाने की कोशिश हुई है। केवल जो एक इशू मुझे भी लगता है अभी कि जो डिमांड ड्रिवन वाली बात थी उसको कैसे, इसमें अभी तक वो क्लैरिटी नहीं आई है। मुझे लगता है सरकार धीरे धीरे उस पर क्लैरिटी लाएगी कि जो डिमांड ड्रिवन था कि कोई भी मज़दूर एक समूह में जा कर के डिमांड करेगा कि हमें इस इलाके में काम चाहिए और वो उसके लिए क्रिएट किया जाएगा, उसको कैसे इसमें एड्रेस किया जाएगा, थोड़ा सा ये है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने इसमें किया होगा, इसीलिए विपक्ष की ओर से भी बहुत इस मुद्दे पे सवाल नहीं उठे, वो सिर्फ नाम पे फोकस्ड रहे। लेकिन ये बदलाव के लिए ज़रूरी था और हुआ, अच्छी बात है। ठीक है, अब थोड़ा शांति बिल की तरफ अगर बढ़ें दामोदर जी, तो प्रधानमंत्री ने इसे एक तरह से कहा कि भारत की टेक्नोलॉजी और जो एनर्जी लैंडस्केप है उसके लिए इसे काफ़ी हिस्टोरिक बताया, ऐतिहासिक बताया। विपक्ष ने कहा कि सुरक्षा और निजी भागीदारी जो है उसको लेकर कुछ शंकाएं हैं, उसे लेकर सवाल उठाए गए। एक तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बिल को अलग नज़रिए से देख रहे हैं। तो शांति बिल के ज़रिए जो आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की गई है, आप यहाँ हम कहें कि इतने दशकों बाद जिस रिफॉर्म की कोशिश की गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देश के आम आदमी का
मोदी सरकार में जीवन स्तर बढ़ा है, उसके अनुसार उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ी है, पावर का कंजम्पशन भी बढ़ा है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से पावर को जनरेट करना बहुत अच्छा भी माना जाता है। इस दिशा में काम आगे बढ़ना चाहिए था। 1962 से लेकर आज तक न्यूक्लियर पॉलिसी सरकार की रही है। उसके गहन अध्ययन के बाद सरकार को लगा कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, इसमें कुछ निवेश बढ़ना चाहिए, कुछ इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर यह बिल लाया गया है। और जैसा कि इसका नाम है शांति, एक ज़माने में आशंका व्यक्त की जाती थी कि न्यूक्लियर पावर का दुरुपयोग हो सकता है, मानव के अहित में हो सकता है, विनाश हो सकता है। तो सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि हमारा न्यूक्लियर पावर में किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट का मूल आधार, मूल प्रेरणा शांति की ओर कदम बढ़ाना है। निश्चित रूप से भारत के विचारों से मिलता हुआ है और इस बिल के पास होने से न्यूक्लियर सेक्टर में भारत बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं विकसित हुई है। ठीक है। 60 साल पुराने जो लॉ रहे सुमित्रा जी, जैसे हमने कहा कि दशकों बाद अब इसे जो एनर्जी नीड्स हैं उसे कहीं ना कहीं उसके अनुरूप इसे रिप्लेस किया जा रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। तो कितना आप मान रही हैं कि क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं या एक तरह से ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर जो चैलेंजेस सिर्फ भारत के सामने ही नहीं पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़े होने वाले हैं, तो कितना बड़ा कदम ये कानून के रूप में अब हमारे सामने आएगा? देखिए, समय का नाम परिवर्तन है। परिवर्तन के साथ ही हमारे जो निर्णय होते हैं वो परिवर्तन होते रहना चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले आती है ये बात कि सुरक्षा, संवाद और संयम, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और माननीय मोदी जी संयम में बहुत विश्वास रखते हैं। जहाँ वो सुरक्षा में विश्वास रखते हैं वहीं संयम में भी विश्वास रखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में यदि हमारी सरकार कदम उठा रही है और नाम भी उनका आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने धैर्यपूर्वक इसका नाम रखा है कि जिस तरह से आज पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए कितनी तबाही वाले खबरें हम देख रहे हैं। वहीं 1-2 देशों के बराबर तो हमारी एक प्रदेश की जनता है। इनको यदि हमारे सरकार, केंद्र सरकार मैसेज यदि देती है कि हम सुरक्षा को विशेष रूप से प्राथमिकता देते हैं, यदि सुरक्षा को प्राथमिकता देते तो संवाद को भी प्राथमिकता देते हैं। आप देखिए अन्य देशों से उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ संवाद भी स्थापित किया है। ये मानकर चलिए कि आने वाले समय में आप सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा अन्य देशों से संवाद में ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी, तभी हम कह सकेंगे कि हमारी जो बॉर्डर है, हमारी जो देश की रास्ते हैं वो सुरक्षित हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। मैं इसमें अपनी सरकार की सराहना करती हूँ। बिल्कुल। आशुतोष जी, ये कितना बड़ा कदम, इसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अगर हम भारत में देखें तो जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का हिस्सा करीब 30% है। फ्रांस जैसे देशों में देखें तो 60 से 70% तक है। और जैसा मैंने कहा कि आने वाले दिनों में एनर्जी बहुत बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के आगे आने वाला है। तो अपने आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होना और उसके लिए इस तरह के कदमों का उठना कितना बड़ा रिफॉर्म? देखिए, आत्मनिर्भरता एक पार्ट है इसका। दूसरा जो हिस्सा है वो है कि पर्यावरण की ज़रूरत को देखते हुए जो 0 कार्बन का हम एक वादा करके आए हैं उसको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे लगता है जो आपने शुरुआत में जो सवाल किया था ना कि इस सेशन के बाद, इस सेशन का एक थीम विकसित भारत हुई था जो कि कई लेजिस्लेशन में आपको दिखेगा। ये पर्टिकुलर बिल जो है वो इम्पॉर्टेंट था, बहुत इम्पॉर्टेंट था कि आप फाइनली न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो कब तक? अभी तो ठीक है कोल पे चल रहा है, कुछ दिनों तक और चलेगा क्योंकि मजबूरी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारा पावर प्रोडक्शन कम है, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन बाकी एनर्जी में भी धीरे धीरे हम उसको कैसे इस ओर लाएंगे और हम उसको फुलफिल करेंगे तो करना है। तो आपको मार्केट तो ओपन करना पड़ेगा। अब
अगर ये सिर्फ विरोध किया जाए कि भाई आपने फॉरेन इसको दे दिया कि आप आकर के न्यूक्लियर प्लांट लगाओ, अरे भाई विश्व तभी बढ़ेगा जब आप ओपन होंगे। आप देख रहे हैं कई देशों की ओर से कोशिश हो रही है कि धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी को क्लोज किया जाए, दूसरे को दबा करके। आज उनके यहाँ देख लीजिए क्या बहुत बड़े देश हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति फिर खराब होने लगती है। तो हमें तो ओपन होना ही पड़ेगा। सिर्फ एक सवाल इस वाले मामले में भी जो मुझे लगा, जो कि एक सवाल उठा था अपोजिशन की ओर से भी, कि लाइबिलिटी वाली जो बात है कि उसको डाइल्यूट किया गया, क्या वो सही है? मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की ओर से लाइबिलिटी से पूरी तरीके से छूट दी जाएगी किसी को भी, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट जब आता है तो उसके साथ ही एक रेगुलेशन तैयार होकर आता है कि आपको ये चीज़ें जो हैं पूरी करनी है। उस चीज़ को और करेक्ट कर लिया जाएगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता, ये समय की मांग थी। और चूँकि विकसित भारत एक थीम रख लिया है, एक लक्ष्य भी रखा गया है, और सिर्फ लक्ष्य नहीं रखा गया है, बढ़ रहा है देश, ये दिख रहा है, विजिबल है, पूरी तरीके से विजिबल है, तो ये जरूरी था। जी ठीक है, अब बीमा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। दामोदर जी, जब हम बीमा क्षेत्र में 100% FDI की बात कर रहे हैं, उसे अनुमति देने वाला सबका बीमा सबकी रक्षा संशोधन भी इस सत्र में पास हुआ है। सरकार कह रही है इससे कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी काफ़ी डीप होगा। मिडिल क्लास, रूरल इंडिया दोनों के लिए बराबर एक तरह से कहीं ना कहीं फ़ायदे लेकर आने वाला है। इसे आप कैसे देख रहे हो? जैसे एक विजन को लेकर बात करिए, आशुतोष जी ने कहा कि कहीं ना कहीं इस सत्र में एक जो प्रयास किया गया, जो एजेंडा तय किया गया, वो कहीं ना कहीं विकसित भारत को नज़र में रख कर किया गया। तो उसके अनुरूप ही आप देख रहे हैं कि जहां इकोनॉमिक और रिफॉर्म, सोशल सेक्टर और एनर्जी सिक्योरिटी तीनों पर काम हुआ है। कैसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी का एक तरह से रोड मैप मांग रहे हैं आप? श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2047 से पहले विकसित भारत के संकल्प को अपना टारगेट माना है। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत होना आवश्यक है, और आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी भारत होना आवश्यक है। तो हर तरह के सेक्टर में हम स्वदेश की टेक्नोलॉजी से निर्मित वस्तुओं को बाजार में ला सकें, स्वदेशी पूंजी के आधार पर स्वदेशी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार ने एक तरफ जहां 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को चलाया है, उसके बावजूद विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरने का अर्थ है कि सरकार का आर्थिक प्रबंधन बहुत बेहतरीन है। और रही बात आम आदमी की, क्या बीमा था आम आदमी का? आज 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, ये कोई छोटी घटना थी क्या? 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बनना, ये सामान्य बात थी क्या? 10 करोड़ से अधिक घरों के अंदर और उज्ज्वला का कनेक्शन पहुंच जाना बहुत बड़ी बात थी। आम आदमी के जीवन को सुलभ बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए मोदी सरकार कमिटेड है, और इसीलिए हर सेक्टर के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश और विदेश के सब प्रकार के सहयोग को प्राप्त करते हुए हम आम आदमी की जीवनी को सरल बनाएं, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा विजन है, और चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो आज इसकी निंदा करने वाले लोग हैं, जैसे इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी की बात करी, बताइए मुझे पर्यावरण की दृष्टि से इससे बेहतर एनर्जी क्या है? विपक्ष ने जितने सवाल पूछे, उन सब सवाल का जवाब हमारे माननीय मंत्री ने बहुत तसल्ली से दिया और वैज्ञानिक तरीके से दिया है कि किसी प्रकार की जनहानि की कोई संभावना नहीं है या नुकसान की कोई संभावना नहीं है। सरकार ने पहले जो भी न्यूक्लियर पावर से संबंधित नियम थे उसको और कड़ा किया है, और सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया है। रही बात रोजगार की, तो मैं समझता हूँ रोजगार के जनरेशन में यदि स्वावलंबी भारत बनता है और यदि स्थानीय उत्पादकों के, स्थानीय निर्माताओं के वस्तुओं को बाजार मिलता है, तो रोजगार अपने आप जनरेट होता है। आज हम देखते हैं कि कृषि के अंदर भी एक ट्रेडिशनल कृषि के साथ साथ श्री नरेंद्र मोदी ने मृदा चालू किया, यानी मिट्टी का परीक्षण चालू करके किसान को ये बताया गया कि आपकी इस ज़मीन में इस चीज़ में बहुतायत है, इसकी कमी है, आपको ये फसल काम में लेनी चाहिए ताकि आपको अधिक उत्पादकता मिलकर आपका आर्थिक आधार मजबूत हो सके।
आज किसान सम्मान निधि चालू हुई है, छोटी घटना है क्या? एक किसान को एक एक घर में 3-3, 4-4, 5-5 खाते हैं, प्रत्येक खातेदार को 6,000 रुपया केंद्र से, और मैं तो राजस्थान से आता हूँ, 3,000 रुपया राजस्थान की सरकार से मिलता है। इन सब बातों के कारण आम आदमी को आज लगता है, हिंदुस्तान में आम गरीब मजदूर किसान को लगता है मोदी सरकार मेरी सरकार है, मोदी सरकार मेरी चिंता करती है, मोदी सरकार ने मेरे जीवन को सहज और सुलभ किया है, और इसीलिए हमारी लोकप्रियता बढ़कर आम आदमी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है। सुमित्रा जी, इसी पर आपकी राय, एक तरह से रोजगार की बात करें, बीमा की बात करें, ऊर्जा की बात करें, ये तीनों ही ऐसे सेक्टर हैं जो सीधे आम नागरिक से जुड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि इस सत्र में जो फैसले लिए गए हैं, आने वाले 1 से 2 साल में ज़मीन पर उनका असर दिखना क्या शुरू हो जाएगा? और दूसरी बात यह है कि खासतौर से राज्यसभा में कहा जाता है कि डिबेट ज़्यादा डिटेल्ड और रिफ्लेक्टिव होते हैं, गहराई से और ज़्यादा चर्चा होते हैं, हम देखते हैं। तो कई बिलों पर हमने देखा लंबी चर्चा हुई है। तो इस बार अगर एक तरह से देखें कि लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी की अगर बात करें, तो आपको लग रहा है कि वो भूमिका क्या सही से राज्यसभा में निभाई गई है? राज्यसभा में एकदम आप जो कह रही हैं, बड़ी मजबूती से ये भूमिका निभाई गई है। हर पार्लियामेंट मेंबर ने हर विषय पर गंभीरता से चर्चा की है, और इसमें मैं ये कहूँगी कि विपक्ष के लोगों ने भी इस विषय पर चर्चा लेने की कोशिश की है और की भी है। अब आप कहें कि रोज़गार है, बीमा है, ऊर्जा है, ये लाइफ की तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, और आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। यदि बीमा है तो उसकी लाइफ मजबूत है, यानी उसकी लाइफ सिक्योरिटी है। रोज़गार है तो मानकर चलिए कि उसके अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और ऊर्जा, एक समय ऐसा था कि जब हम खुद आपको 8-9-4 की बात दिलाते हैं कि अंधेरे के कारण लाइटें बार बार गोल होती थी, बार बार अंधकार होता था। तब कहा जाता था सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आम आदमी का जनजीवन इतना त्रस्त था कि हमने वो समय जिया है। और आज मोदी जी के सरकार में आप देखिए कि कारखानों की तादाद बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं, स्थानीय प्रोडक्ट को महत्व मिल रहे हैं। आप अभी हाल की पिछली की मैं आपको 23 की बताती, 23-24 की 2 अक्टूबर को आह्वान हुआ महात्मा गांधी जी के जयंती पर। माननीय मोदी जी ने कहा कि सभी को खादी लेना है, खादी के वस्त्र लेना है। आप दिल्ली की ही आप देख लीजिए, एक दुकान में 3 करोड़ से पार हो गई एक दिन की कमाई उसकी, तो 1 करोड़, 1.25 करोड़ से पार हो गई उसकी कमाई एक दिन की। तो अखबारों ने भी बताया कि लोगों का रुझान स्थानीय चीज़ों पर बढ़ा है, और हम भी चाहते हैं कि, और हमारा भी प्रयास होता है, हम जन जागरण लोगों के बीच जाकर करते हैं कि हमारी जो स्वयं की उत्पादकता है उसको आप फोकस करिए। मिलेट पर आप देख लीजिए, मिलेट हमारे जो एक समय मिलेट के लोगों को बोलते थे कि ये तो गरीबों का खाना है, मोदी जी ने आप बताइए उसको 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। विदेश की उसकी डिमांड बढ़ गई है। आप ये मानकर चलिए कि ये गरीबों की जमीन की उपजाई चीज़ें आज विदेशों में बड़ी कीमतों में जा रही हैं। तो जीवन स्तर बढ़ रहा है। इसको कहेंगे कि आप रोजगार और बीमा और ऊर्जा, ये तीनों चीज़ों का समन्वय हो रहा है तो भारत विकसित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि समय पूरा हो गया, आशुतोष जी बहुत संक्षेप में अब जाते जाते आप इसे कैसे कंक्लूड करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि जो डेटा है वो बता रहे हैं कि जन औषधि केंद्रों की संख्या 17,000 से ज़्यादा हुई है। हमने जो हेल्थ केयर से जुड़ी अफोर्डेबिलिटी है, लोगों तक कैसे हेल्थ केयर और आसानी से पहुँचे, इस पर हमने चर्चा होती देखी। और कहीं ना कहीं डेटा ड्रिवन एक तरह से चर्चा हुई है, ये भी एक बड़ी बात है। हमने देखा कि जो कल्चरल और नेशनल इथोस से जुड़े मुद्दे हैं, वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर हमने ऐतिहासिक चर्चा सुनी। ऐसे में ये मुद्दे तमाम हैं जो भावनात्मक रूप से भी देश को कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। सरकार ने बार बार कहा कि जो रिफॉर्म्स हैं वो पॉलिटिकली रिस्की हैं, लेकिन एक तरह से आर्थिक मोर्चे पर हम देखें तो ये बहुत ज़रूरी कदम हो जाता है जब हम बड़ा विजन सामने लेकर चल रहे हों। तो इस सत्र में जो फैसले लिए गए, कैसे कंक्लूड करेंगे उसे आप? नहीं, आपने तो अलग अलग डिटेल चर्चा की। देखिए, फाइनली ये सारी चीज़ें अगर ज़मीन पे सही तरीके से उतर जाए, उसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से उतरे, चाहे कोई भी, इवन आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें या शांति की बात करें या जी राम जी की बात करें,
ज़मीन पे उतरे, सही तरीके से लोगों तक चीज़ें पहुँचें, रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। तो फाइनली जिस थीम के साथ इसको गवर्नमेंट सोच रही है कि हम 2047 तक बढ़ना है, तो देखिए एक जंप में आप 2047 में विकसित भारत नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन आपको एक भी समय शिथिल नहीं होना है, लगातार कुछ छोटे छोटे कदम चलते रहने चाहिए। मुझे लगता है ये शुरुआती छोटे छोटे कदम आगे बढ़ गए हैं और फाइनली एक जंप दिखेगा आने वाले समय में, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, समय यहीं पूरा हो गया है चर्चा का। दामोदर जी आपका, सुमित्रा जी आपका, आशुतोष जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। तो चर्चा से ये साफ है, स्पष्ट है कि शीतकालीन सत्र सिर्फ एक औपचारिक संसदीय प्रक्रिया भर नहीं थी, बल्कि हमने देखा कि नीति, नियत और निर्णयों से भरा ये सत्र रहा है। जो प्रोडक्टिविटी के आंकड़े हैं वो हमें एक अच्छा कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं। बड़े विधेयकों का पास होना, व्यापक बहस, ये तमाम संकेत दे रहे हैं कि संसद सरकार के विजन को आगे बढ़ाने का एक मजबूत मंच बनती दिखाई दी है। शीतकालीन सत्र को एक प्रोसीजरल एक्सरसाइज के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक विकास उन्मुख जो लेजिस्लेटिव मिशन है उसके रूप में हमने आज इस चर्चा के जरिए समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे संसद ने जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उससे जुड़े कानून को मॉडर्नाइज किया है, एनर्जी और इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए हैं। साथ ही लोकतंत्र के जो डिबेट हैं और खास तौर से हमने जो कल्चर से जुड़े भी डिबेट देखे हैं, वो उन्हें कहीं ना कहीं एक मजबूती मिली है और एक उसे लेकर भी संदेश कहीं ना कहीं दिया गया है कि ये चर्चा होना भी संसद के अंदर क्यों ज़रूरी है। तो तमाम हमने चीज़ें देखी हैं। अब जो अगला सत्र होगा वो बजट सत्र होगा, जाहिर तौर पर वो अपने आप में एक अलग संदेश लेकर आएगा। तो शीतकालीन सत्र में जो पॉलिसी ग्राउंड इम्पैक्ट हो सकता है, ला सकती है, उसको लेकर के एक बड़ा संदेश निकलता दिखाई दिया है। और ये सिर्फ संसद भवन तक सीमित नहीं है, हर जनता तक, ग्रामीण हो या मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, हर एक वर्ग से ये जुड़ा रहा है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।